अगर आपके दिलों में भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप एक अंबेडकरवादी हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उनके आखिरी दिनों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आखिरी समय में भी अपने समाज के बारे में ही सोच रहे थे, उनके लिए ही काम कर रहे थे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम शुरू करते हैं। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान या सुधार के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत में संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए यह सफर बहुत मुश्किल रहा था। पूरे सफर के दौरान बाबा साहब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारियों के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर तक बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। आज के इस वीडियो में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें बाबा साहेब अपनी अंतिम सांसों से पहले शामिल होना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे। राज्यसभा में आखिरी दिन, बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होना था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्ते बाबा साहब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस आयोजन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी राजा ने बाबा साहेब को अपने साथ मंच पर बिठाया हो। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू के अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। बाबा साहेब की पत्नी सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी जीवनी डॉक्टर अम्बेडकरांच्या सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया था। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी भी गए थे। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया था। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर के कारण बहुत थक चुके थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत चेक की और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहब का संसद का आखिरी दौरा था। मुंबई में धर्म परिवर्तन समारोह की योजना बनाना। माई साहब अम्बेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि राज्यसभा से लौटकर बाबा साहेब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद माई साहब ने उन्हें जगाया और कॉफी पिलाई। 26 अलीपुर रोड के बंगले के लॉन में बैठकर बाबा साहेब और माई साहब ने कुछ बातें की। 26 दिसंबर 1956 को मुंबई में धर्म परिवर्तन के एक समारोह का आयोजन होना था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब मुंबई में भी नागपुर जैसा ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब और माई साहेब दोनों को शामिल होना था। नानकचंद रतु कौन थे? तो नानकचंद रतु पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे, जो काम की तलाश में दिल्ली आए थे। दिल्ली में वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले। बाद में वो हमेशा बाबा साहेब के साये की तरह उनके साथ रहे। 1940 में नानकचंद ने बाबा साहेब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहेब की जिंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानकचंद उनके सचिव रहे थे। नानकचंद ने बाबा साहेब के लेखों को
टाइप करने में भी मदद की थी। बाद में नानक चंद ने बाबा साहेब की याद में 2 किताबें भी लिखी थी। बाबा साहेब ने रतु से 14 दिसंबर को मुंबई जाने के टिकट के बारे में पूछा ताकि वो मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सके। माई साहब की जीवनी के अनुसार बाबा साहेब की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें हवाई जहाज से मुंबई जाने की सलाह दी गई। उसके बाद बाबा साहेब ने नानक चंद रतु को कहा कि वो विमान से उनके मुंबई जाने की व्यवस्था करे। उसके बाद बाबा साहेब काफी देर तक नानक चंद रतु को बोलकर कुछ लिखवाते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहेब सोने चले गए और रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए नानक चंद रतु भी उनके बंगले में ही सो गए। बाबा साहेब की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे। माई साहब आखिरी वक्त तक बाबा साहेब के साथ ही थी। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को माई साहब चाय की ट्रे लेकर बाबा साहेब के कमरे में गई और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ में ही चाय पी। इस बीच नानक चंद रतु जो दफ्तर जाने वाले थे उनके पास आए और उन्होंने भी चाय पी और चाय पी के वो चले गए। उसके बाद भाई साहब ने बाबा साहेब को सुबह के रोजमर्रा के काम पूरे करने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आई। उसके बाद बाबा साहेब, माई साहब और डॉक्टर मालवनकर तीनों ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहेब ने अखबार पढ़ा। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाई और इंजेक्शन दिए। फिर काम निपटाने वो रसोई में चली गई। बाबा साहेब और डॉक्टर मालवनकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि डॉक्टर मालवनकर कौन थे? डॉक्टर माधव मालवनकर ये उनका पूरा नाम था। मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे जो कि फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माई साहब डॉक्टर मालवनकर की सहायक और जूनियर डॉक्टर बन गई थी। वहीं उनकी मुलाकात बाबा साहेब से भी हुई थी। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहब ने बाबा साहेब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहेब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। वो उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहब के अनुसार बाबा साहेब को दोपहर का खाना खिलाया गया और खाना खाने के बाद बाबा साहेब सोने चले गए। दिल्ली में माई साहब अपने घर के कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाजार चली गई। माई साहब खरीदारी करने के लिए उसी समय जाती थी जब बाबा साहब या तो संसद चले जाते थे या फिर सो रहे होते थे। तो 5 दिसंबर को भी जब बाबा साहब लंच करके सोने चले गए तब माई साहब खरीदारी करने के लिए बाजार चली गई। लेकिन बाबा साहब सो रहे थे तो वो बिना बताए ही बाजार चले गए जिससे उनकी नींद खराब ना हो। माई साहब लगभग शाम के 5:30 बजे बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहेब बहुत गुस्से में थे। माई साहब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब में भी किया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो बाबा साहेब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुआ या उम्मीद के मुताबिक न हुआ तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। इसमें आगे लिखा गया है कि बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज वो तलाश रहे होते थे वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराजगी दूर हो जाती थी। बाजार से लौटकर माई साहब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गई। बाबा साहेब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहब बाबा साहेब के लिए कॉफी बनाने सीधे रसोई में चली गई। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधि मंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहेब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर के साथी रहे चांगदेव खेरमोड़े ने उन पर 12 खंडों की किताब भी लिखी है। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधि मंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहेब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने अपील की कि बाबा साहेब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बातचीत करे ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। जब बाबा साहेब जैन धर्म के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में बिजी थे तो डॉक्टर मालवनकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसा कि माई साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मालवनकर ने मुंबई जाने के लिए बाबा साहेब से इजाजत ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए थे। हालांकि चांगदेव खेरमोड़े ने बाबा साहेब की जीवनी में लिखा है कि जब डॉक्टर मालवनकर मुंबई के लिए रवाना हो गए थे तो उन्होंने बाबा साहेब से एक शब्द भी नहीं कहा। बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल ने बाबा साहेब से इजाजत लेकर
विदा ली। बाबा साहेब ने उनसे कहा कि अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर को मेरे सचिव से शाम का वक्त ले लेना, फिर हम बात करेंगे। उसके बाद बाबा साहेब ने मन में ही बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहब लिखती हैं कि जब भी बाबा साहेब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहब ने ड्राइंग रूम में बाबा साहेब को देखा तो बाबा साहेब नानक चंद रतु को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहेब ने थोड़ा सा खाना खाया। उनके खाने के बाद माई साहब ने खाना खाया। बाबा साहेब माई साहब के खाना खत्म करने का इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चले गए। उनके साथ में कुछ किताबें भी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहेब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और SM जोशी और आचार्य अत्रे के नाम लिखी चिट्ठियां भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दे। अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रतु भी अपने घर चले गए। माई साहब अपना काम निपटाने के लिए रसोई घर में चली गई। जैसा कि माई साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहेब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो कभी ठान लेते थे तो सारी रात पढ़ते और लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद रतु के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने MS जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर भी फिर एक नज़र डाली और उसके बाद लगभग 11:30 बजे वो सो गए। उस रात के बारे में माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज की तरह सुबह उठी, चाय बनाई और वो ट्रे में लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब ने लिखा है कि वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उन्होंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। माई साहब ने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज़ दी लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत कोई हलचल नहीं हुई। तो माई साहब ने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने बाबा साहेब को हिलाया और जगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हिले। सोते हुए ही बाबा साहेब के प्राण शरीर से अलग हो चुके थे। माई साहेब को जबरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 ही लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज दी। उसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवनकर को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवनकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहेब को कोरामाइन का इंजेक्शन दे, लेकिन तब तक बाबा साहेब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद रतु को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद रतु को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहेब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह से सांस देने की भी कोशिश की लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़ के जा चुके थे। नानक चंद रतु ने बाबा साहेब के करीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहेब के निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद रतु ने सरकार के विभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI और आकाशवाणी केंद्र को भी फोन करके बाबा साहेब के निधन की सूचना दी। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थक सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। चंगदेव खेरमोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि माई साहब जिद कर रही थी कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहेब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहेब के शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहेब का शरीर नागपुर से होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहेब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी। भारत के शोषितों और कमजोर धाराओं के संरक्षक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जाना
उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उस दिन एक महान हस्ती इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, अगर आप भी अम्बेडकरवादी हो और आपके दिल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति सम्मान है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय भीम जरूर लिखना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय।